गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन करेंगे। देखिए टॉपिक, लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ वेट mg लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। तो सामने इस फिगर में आपको एक ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, उसका मास mg है और ये मास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो मास नीचे की तरफ होता है, एरो का साइन जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। व्हेन ए बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट ए सरफेस, जब कोई बॉडी किसी सरफेस को प्रेस करती है, द सरफेस डिफॉर्म्स, सरफेस थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, उसकी जो है फॉर्म के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आता है। इवन इफ इट अपीयर्स टू बी रिजिड, चाहे वो सरफेस रिजिड भी हो, कठोर भी हो। The deformed surface pushes on the body with a normal force R that is perpendicular to the surface. और ये डिफॉर्म्ड सरफेस अपोजिट फोर्स लगाती है, जैसा कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। ठीक है, तो हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसी तरह जो ये सरफेस है, ये भी mg के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर ऊपर की तरफ लगाएगी। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इसी को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, आर को। इट बैलेंसेस mg, जो ये रिएक्शन है आर, ये mg को बैलेंस करता है। इस करके ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। आर इज इक्वल टू mg। आगे देखिए, सपोज अ स्मॉल फोर्स p इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू द राइट एज शोन। तो मान लो राइट डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगाते हैं P इस ब्लॉक के ऊपर। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट ए स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नॉट बी एबल टू मूव द बॉडी प्रैक्टिकली। हमें अपने एक्सपीरियंस से भी पता है, अगर हम बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, वो उसे प्रैक्टिकली मूव नहीं करता। क्लियरली द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज सम अदर फोर्स F comes into play in the horizontal direction and oppose the applied force P। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ अपोजिट फोर्स जरूर लगा होगा P के, ताकि ये बॉडी मूव ना हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रिजल्टिंग इन जीरो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, जिससे कि बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स निकाला जाए वो ज़ीरो है। बॉडी का अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। दिस फोर्स F एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो अपोजिंग फोर्स है, P को जिसने अपोज किया है F फोर्स ने, इस अपोजिंग F फोर्स को ही हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और ये कहाँ पे अप्लाई होता है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जहाँ पे बॉडी इस सरफेस से कॉन्टैक्ट कर रही है, और ये P के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो लॉन्ग एज द ब्लॉक डज नॉट मूव, तो जैसे कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो F किसके इक्वल होता है, P के इक्वल। तो अगर F P के इक्वल है, तो यहाँ से हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं, दिस मीन्स एज वी इंक्रीज P, फ्रिक्शन F ऑल्सो इंक्रीजेज रिमेनिंग इक्वल टू P ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम P बढ़ाएंगे F भी बढ़ता रहेगा, जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर रही है तब तक, रिमेनिंग इक्वल टू P ऑलवेज। तो F हमेशा P के इक्वल रहेगा। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखिए, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। कि एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कब लगता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है, बट द एक्चुअल मोशन हैज़ येट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रही है अभी हम थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। आगे देखिए, वी मे ऑल्सो डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which actually counterbalance the applied force during the stationary state of the body। तो हम यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
वो फोर्स होता है जो बैलेंस करता है किसको, अप्लाइड फोर्स को। और बॉडी जब मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं अप्लाइड फोर्स, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है। और बॉडी जो है रेस्ट में है, तो इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आगे एक नोट है, नोट दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एक बॉडी अगर रखी है, अभी कोई फोर्स नहीं लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। When there is no applied force, there is no static friction. It comes into play the moment there is an applied force. कि स्टैटिक फ्रिक्शन तभी काम करता है जब कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की जाए। एज द अप्लाइड फोर्स P इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स P इंक्रीज की जाती है, F ऑल्सो इंक्रीजेज रिमेनिंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो F जो है बढ़ता रहेगा और हमेशा किसके इक्वल रहेगा, इक्वल और अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स के, अप टू ए सर्टेन लिमिट, किसी लिमिट तक। दैट इज़ वाई द बॉडी डज नॉट मूव, जिससे कि बॉडी मूव नहीं करती। हैंस द अपोजिंग फोर्स F इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसी वजह से इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आगे देखिए, आगे दो डेफिनेशंस और है हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं, द स्टेज कम्स व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। तो ये पिछले वाला केस ही आपने कंसीडर रखना है कि ब्लॉक के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जा रहे हैं, द स्टेज कम्स, कि एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर, कि बॉडी ऊपर वाली जो है वो बस मूव करने ही वाली है दूसरी बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर। द स्टैटिक फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज ऑब्वियसली मैक्सिमम। तो जस्ट मूव करने ही वाली है, तो उस टाइम पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए इस बॉक्स के अंदर जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होता है जो कब लगता है, विच कम इनटू प्ले, जो कब लगता है, व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, जब एक बॉडी चलने ही वाली होती है दूसरी बॉडी के ऊपर। आगे, व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली बियॉन्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब चलने ही वाली है तो उस कंडीशन को कहा गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, द एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स, तो मोशन स्टार्ट हो जाता है। दिस डजंट मीन दैट द फ्रिक्शन हैज़ डिसअपियर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगा। इट ओनली मीन्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज नाउ ग्रेटर दैन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब यह है कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी मूव करने लग जाती है तब भी फ्रिक्शन तो रहता है, और इस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। आगे डेफिनेशन आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअली में मूव करती है, तो उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको तीनों टाइप के फ्रिक्शन। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है तो उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और हम इस फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। तो जस्ट मूव करने से पहले जो सिचुएशन आती है कि अभी बॉडी मूव नहीं की और हमने फोर्स को काफ़ी लेवल तक बढ़ा दिया है अप्लाइड फोर्स को, और बॉडी मूव नहीं कर रही,
तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन की, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फोर्स, अब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो बॉडी मूव करना शुरू कर चुकी है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे देखिए, डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और नंबर 2 है रोलिंग फ्रिक्शन। पहले देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body is actually sliding over the surface of the other body is called sliding friction। कि अगर अपोजिंग फोर्स तब लगता है जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है, सरक रही है, तो उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए फ्लैट ब्लॉक इज मूव्ड ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ ए टेबल। जब फ्लैट ब्लॉक को, मान लो लकड़ी का गुटका है, उसे टेबल पे हम सरकाएंगे, द अपोजिंग फोर्स इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सेकंड है द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी लुढ़क रही है दूसरी बॉडी पे, तो उस टाइम जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ व्हील, अ सर्कुलर डिस्क और ए रिंग और ए स्फीयर और ए सिलेंडर रोल्ड ओवर ए सरफेस। मतलब जब कोई व्हील, जैसे कि साइकिल का पहिया है, वो किसी सरफेस पे या अर्थ पे कह लो मूव कर रहा है, तो जो अपोजिंग फोर्स होगा उसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसे कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। आगे है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या क्या लॉज है? द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा ही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। आगे है सेकंड, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये हमने जब फ्रिक्शन की डेफिनेशन की थी स्टार्टिंग में, वहाँ पे भी किया था, ठीक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, कि वो सरफेस एरिया के जो है ऊपर डिपेंड नहीं करता। और थर्ड है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग रोलिंग। कि ये स्लाइडिंग और रोलिंग की जो स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करता। इफ़ द हीट प्रोड्यूस डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखो, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलेगी, स्लाइड करेगी, सरकेगी या रोल करेगी, जैसे कि टायर चलते हैं सड़क के ऊपर, तो उनके बीच में हीट भी प्रोड्यूस होती है रगड़ की वजह से। गर्मी में भी आपने देखा होगा कि रोड काफ़ी गर्म होता है, और जब टायर चलते हैं रोड के ऊपर तो काफ़ी मेल्ट सी हो जाती है रबड़ उनकी, तो उसकी वजह से उनकी जो फ्रिक्शन है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो अगर हीट नहीं है बीच में, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के। तो ये लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमने किए हैं। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक यू।